तो अब हम तीसरे प्रमेय की ओर पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे प्रमेय का नाम है त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ये प्रमेय है हमारा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। तो ये प्रमेय सॉल्व करने से पहले प्रमेय में क्या लिखे गया वो देखते हैं। क्या बोले, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, समझो ये त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक मतलब उस कोण को दो समान भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटना। तो कोण का समद्विभाजक, देखो यहाँ पे दो मैंने डॉट किया है, इसका मतलब पी क्यू एस और आर क्यू एस ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्यू एस जो है रे क्यू एस, किरण जो क्यू एस है, किरण क्यू एस, वो कोण पी क्यू आर का कोण समद्विभाजक है। तो किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजाओं को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, समझो बस त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका समद्विभाजक कौन है, क्यू एस। कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक कौन है, किरण क्यू एस। तो क्या करेगी किरण क्यू एस, कोण का सम्मुख भुजा और बाकी दो बची हुई भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, पी आर, पी आर को पी एस बटे एस आर और बाकी दो बची हुई भुजा कौन सी है, पी क्यू बटे क्यू आर में समद्विभाजित, लंबाई के अनुपात में विभाजित कर देगी। ठीक है, बची हुई दो भुजा कौन कौन सी, पी क्यू बटे क्यू आर वो लिखा, और कोण के सम्मुख भुजा क्या है, पी एस बटे एस आर ये लिखा। इसमें समद्विभाजित कर, इसमें विभाजित कर देगी। अब मुझे यही जो है वो सिद्ध करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रचना की। रचना मैंने क्या की, बिंदु आर से किरण क्यू एस के समांतर एक रेखा खींचा। मैंने बिंदु आर से किरण क्यू एस के समांतर एक रेखा खींचा, और वो जो किरण पी क्यू को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करता है, तो मैंने बिंदु आर से क्यू एस के समांतर एक रेखा खींचा जो क्या करता है, पी क्यू को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, इतना खींचने के बाद अब मैं अपना जो उत्पत्ति है उसको आरंभ करती हूँ। कैसे होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगी किरण क्यू एस जो है वो किसके समांतर है, एम आर। मैंने बोला ना बिंदु आर से किरण क्यू एस के समांतर रेखा खींचा है मैंने, समांतर। इसका मतलब मेरा जो किरण क्यू एस है वो समांतर है भुजा, किरण क्यू एस समांतर भुजा एम आर, तथा पी एम मानो तिर्यक रेखा है, तथा माना पी एम तिर्यक रेखा है। तो तीन प्रकार के कोण होते हैं हमारे पास, एक होता है एकांतर कोण, एक होता है संगत कोण, एक होता है अंतः कोण। इन तीनों कोणों को बनने के लिए मेरे पास जो शर्त चाहिए रहती है वो ये है कि दो भुजा एक दूसरे के समांतर होने चाहिए और एक तिर्यक रेखा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भुजा क्यू एस समांतर एम आर है और पी एम कौन है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे मेरा कौन सा कोण बन रहा है, संगत कोण। संगत कोण हमेशा मैंने कई बार बताया कि वो हमेशा सी शेप में बनता है, सी के शेप में, सी के आकार में बनता है संगत कोण। तो यहाँ पे संगत कोण क्या बन रहा है, पी क्यू एस, एक तो ये वाला कोण और दूसरा एस एम आर। ठीक है, सॉरी क्यू एम आर। एक बन रहा है पी क्यू एस ये वाला कोण, फिर क्यू एम आर ये वाला संगत कोण, ऐसे करके। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो ऐसे ये दोनों संगत कोण बन रहा है। एक बन रहा है पी क्यू एस, दूसरा बन रहा है क्यू एम आर। ठीक, तो मैं लिखूंगी कोण पी क्यू एस सर्वांग सम कोण क्यू एम आर, यहाँ पे क्या लिखूंगी, संगत कोण। दूसरा समझिए समीकरण के, दूसरा क्या लिखेंगे, एक बार मैंने लिखा ना क्यू एस समांतर एम आर और मैंने तिर्यक रेखा किसको लिया, पी एम को। अब मैं फिर से वही लिखूंगी क्यू एस समांतर एम आर, बट तिर्यक रेखा हम लोग इस बार क्यू आर को लेंगे। तो अब लिखेंगे किरण क्यू एस समांतर भुजा एम आर तथा माना कौन है तिर्यक रेखा, यहाँ पे क्यू आर, माना क्यू आर तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्यू आर किसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक तिर्यक रेखा। तो अब यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, देखा जाए तो एकांतर कोण, जो हमेशा कौन से आकार में बनता है, हमको पता है जेड आकार में। देखो यहाँ पे क्यू एकांतर कोण कैसे बन रहा है, ये रहा एकांतर कोण, दिखा एस क्यू आर बराबर क्यू आर एम, ये एकांतर कोण बन रहा है। कोण एस क्यू आर सर्वांग सम है कोण
क्यू आर एम के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। अब मान लो ये हो गया मेरा समीकरण कौन सा, दूसरा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या दिया हुआ है, दत्त में दिया है ना कि किरण को कि क्यू एस जो है, किरण क्यू एस पी क्यू आर का समद्विभाजक है। इसका मतलब वो क्या करेगा, पी क्यू आर को दो समान भागों में बांटेगा, कोण जो मेरा पी क्यू आर है उसको समान दो भागों में बांटेगा। अब आगे कैसे करना है, देखो क्या मिला है मुझे, मुझे पता है कि किरण क्यू एस कोण पी क्यू आर का, किरण क्यू एस कोण पी क्यू आर का क्या है, समद्विभाजक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण पी क्यू एस सर्वांग सम होगा कोण एस क्यू आर के, क्योंकि किरण एस क्यू क्या कर रहा है, पी क्यू आर को दो समान भागों में बांट रहा है, तो कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण एस क्यू आर। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होगा। और माना ये कौन सा समीकरण है, तीसरा। अब समीकरण 1, 2 और 3 को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। समीकरण 1, 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण पहले 1 और 3 देखो। 1 और 3 में देखो पी क्यू एस ये दोनों कोण बराबर है। अगर कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी क्यू एस है, इसका मतलब कोण क्यू एम आर और कोण एस क्यू आर भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये मिल गए मुझे बराबर। अब इन दोनों को देखते हुए समीकरण 2 के पास आओ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या मिला मुझे, समीकरण 1 और 3 से क्या मिला, पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस, इसका मतलब क्यू एम आर बराबर एस क्यू आर। और अब एस क्यू आर किसके बराबर है, क्यू एम आर के। अब इसको समीकरण 2 के साथ देखो, यहाँ पर भी एस क्यू आर है। अगर एस क्यू आर बराबर क्यू एम आर और यहाँ पर भी एस क्यू आर है, इसका मतलब एस क्यू आर बराबर क्यू आर एम भी है ना। ध्यान से फिर से समझो, समीकरण 1 और 3 को देखेंगे तो पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस, इसका मतलब क्यू एम आर और एस क्यू आर ये दोनों बराबर हुए। अब जब अगर क्यू एम आर और एस क्यू आर बराबर है, इसका मतलब कोई भी कोण जो क्यू एम आर के बराबर है वो एस क्यू आर के बराबर भी होगा। तो एस क्यू आर के बराबर कौन है, क्यू आर एम, तो क्यू आर एम क्यू एम आर के भी बराबर होगा। ठीक है, मुझे यही दोनों चाहिए। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मुझे क्या मिला, समीकरण 1, 2 तथा 3 से मुझे मिला कि कोण क्यू एम आर यह सर्वांग है कोण क्यू आर एम के। ठीक है, कौन सा कोण है ये, क्यू एम आर, मतलब एक ये कोण है, दूसरा क्या है क्यू आर एम, मतलब ये दोनों कोण है। ये दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांग सम। अब किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण सर्वांग सम होते हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। ठीक है, और दो भुजाएं समान है और उसके उन दो भुजाओं के समूह कोण भी सर्वांग सम होते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, त्रिभुज क्यू आर एम यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है कि ये उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम है। कौन सा कोण है, क्यू आर एम बराबर क्यू एम आर। अगर दो कोण सर्वांग सम है तो उसकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी, सर्वांग सम। तो आर के भुज सामने कौन सी, देखो कोण एम के सामने कौन सी भुजा है, क्यू आर ये सर्वांग सम होगी। कोण आर के सामने कौन सी भुजा है, आर के सामने एम, क्यू एम के। अभी देखो मैं चाहूँ तो इसको अकेला भी बना सकती हूँ, सेपरेट डायग्राम। इसको मैं क्यू आर एम, अब देखो क्यू एम आर, एम के सामने कौन सी भुजा है, क्यू आर, और आर के सामने कौन सी भुजा है, क्यू एल। इसलिए ये दोनों बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय अनुसार, प्रमेय का विलोम उल्टा। ठीक है, अब अगर मुझे ये दोनों भुजा सर्वांग सम मिल गई, क्यू आर बराबर क्यू एम मिल गया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी आगे। अब देखो, अब हम लोग जाएंगे मेरे समीकरण नंबर नहीं, समीकरण में नहीं, अब हम जाएंगे त्रिभुज पी एम आर में। इतना मिलने के बाद समझो मैंने इसको समीकरण 4 दे दिया, और 4 मिलने के बाद मैं बड़े त्रिभुज में जाऊंगी। त्रिभुज पी एम आर, ये बड़ा सा जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी एम आर में अगर हम जाएं त्रिभुज पी एम आर में, तो मुझे पता है क्या बताए, क्यू एस किसके समांतर है, एम आर के।
QS समांतर MR। तो इसमें मैं कौन सा प्रमेय लगा सकती हूँ? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। QS देखो, QS समांतर MR है ना। तो समानुपात की मूलभूत प्रमेय क्या बोलती है कि त्रिभुज, अगर मैं इसको सेपरेट भी बना सकते हो चाहो तो, वैसे तो इजी है। QS समांतर MR, इसका मतलब PQ बटे QM और PS बटे SR लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? PQ बटे QM बराबर PS बटे SR। और हमें पता है कि QR और QM ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मतलब मैं QM की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? QR है ना। तो फिर क्या लिखूंगी? यहाँ पे लिखूंगी PQ बटे QM की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? QR बराबर PS बटे SR। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से। और मुझे यही चीज को प्रूफ करना था, हल, ठीक है, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है, इस प्रकार से मेरी प्रमेय जो है वो सिद्ध हो गई। क्या बोलता है? किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, समझो त्रिभुज PQR है, इसमें कोण कौन सा है? Q, जिसको SQ क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात और अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब दत्त वगैरह हमने लिख लिया। अब उत्पत्ति देखो, किरण ने सबसे पहला स्टेप क्या किया? मैंने बोला कि QS समांतर MR है, मैंने रचना के अनुसार QS समांतर MR है, और मैंने माना कि PM जो है मेरा वो क्या है? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे मैंने पहले कौन सा कोण बना दिया? संगत कोण बन रहा है, PQS सर्वांग QMR, संगत कोण पहली बार। दूसरा, फिर से QS समांतर है MR के, और इस बार किसको तिर्यक रेखा लिया मैंने? QR को। तिर्यक रेखा QR को लिया, तो यहाँ पे एकांतर कोण बन गया, कोण SQR बराबर कोण QRM, एकांतर कोण बन गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि QS जो है वो PQR का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब कोण को समान दो भागों में बांट रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? कोण PQS सर्वांग कोण SQR, ठीक है। अब समीकरण 1, 2 और 3 को अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे पहले 1 और 3 को देखेंगे। 1 और 3 में PQS बराबर PQS, QMR और SQR दोनों बराबर मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसको 2 से कम तुलना करो इसकी। यहाँ पर भी क्या? SQR 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 QM, मतलब ये सभी कोण एक दूसरे के बराबर है, और मुझे कौन सा चाहिए था? ये दोनों। तो मैं लिखा कि कोण QMR बराबर कोण QRM। अब त्रिभुज QRM में जाओ। त्रिभुज QRM एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है? क्योंकि उसमें दो कोण जो है वो मुझे सर्वांग से मिल गए। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है कि यदि उसके सम्मुख कोण सर्वांग है तो उसकी सम्मुख भुजा सर्वांग होगी। तो सम्मुख कोण सर्वांग है, कोण R और कोण M दोनों सर्वांग है, मतलब उसकी सम्मुख भुजा भी सर्वांग होगी। तो यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया। R के सामने कौन सा कोण? M के सामने कौन सी? देखो, कोण M के सामने कौन सी भुजा है? QR, वो लिखा मैंने। कोण R के सामने कौन सी भुजा है? QM, वो लिखा मैंने। उसके बाद अब ये दोनों सर्वांग में, तो अब मैं जाऊंगी त्रिभुज PMR में। त्रिभुज PMR में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा अब आगे? त्रिभुज PMR में माना मेरे को पता है कि QS जो है वो MR के समांतर है, तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया तो क्या होगा? PQ बटे QM बराबर PS बटे SR, ठीक है। पर मैं QM के जगह पे क्या लिख सकती हूँ? QR, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर। तो मैंने QM के जगह पे QR लिखा, और जो मुझे चाहिए था वो मेरा सिद्ध हो गया। इस प्रकार से कोण समद्विभाजक प्रमेय सिद्ध हो गया। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछो। चौथी प्रमेय, और इस प्रमेय के बाद हमारा चारों प्रमेय खत्म हो जाएगा, और फिर हम अपना 1.2 जो हमारा प्रश्न संग्रह है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रमेय में क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। इस प्रमेय में लिख के दिया हुआ है हमको कि किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, मतलब समझो कोई तीन समांतर रेखा, जैसे रेखा L, रेखा M, रेखा N, ये तीनों समांतर रेखा थी। इन तीनों समांतर रेखाओं में मैंने एक तिर्यक रेखा ली, रेखा T1। ये तिर्यक रेखा से मैंने क्या किया? इन तीनों समांतर रेखा पे लाइन खींची, तो इससे क्या हुआ? दो अंतःखंड बन गए, एक अंतःखंड AB और दूसरा अंतःखंड BC। तो इन अंतःखंडों का अनुपात अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं समांतर रेखाओं पर निर्मित दूसरी तिर्यक रेखा कौन सी है? T2, और उसी समांतर रेखाओं पर निर्मित जो अंतःखंड है, जो कि PQ और QR दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो थ्योरम जो हमें प्रमेय क्या बोलती है कि समझो कोई तीन समांतर रेखा है, उन तीन समांतर रेखाओं पे मैंने एक तिर्यक रेखा से रेखा खींची, मैंने एक तिर्यक रेखा खींची, तो उनसे जो अंतःखंड निर्मित होंगे वो उसी समांतर रेखाओं पे अगर मैं कोई दूसरी तिर्यक रेखा खींच रही हूँ तो उनके अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होंगे। ये मुझे सिद्ध करना है। सबसे पहले जो मुझे दिया है मैंने लिखा दत्त में रेखा क्या दिया है
रेखा L समांतर रेखा M और रेखा M समांतर रेखा N। फिर मैंने क्या लिखा, T1 तथा T2 उनकी तिर्यक रेखा है। T1 T2 तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा T1 यह इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु A, P तथा C में प्रक्षेपित करती है और तिर्यक रेखा T2 यह इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु P, Q तथा R में प्रक्षेपित करती है। और मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी, मैंने जो एक रचना की है, मैंने रचना क्या की है, रेखा PC खींचा है। तो सबसे लिखो रेखा PC खींचा, ठीक है। रेखा PC खींचने के बाद ये जो मैंने रेखा PC खींचा है, यह क्या करती है, यह रेखाखंड रेखा M को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। क्या किया मैंने एक रेखा कैसी PC, ये रेखा जो PC है वो रेखा M को बिंदु D पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है। तो अब मैं आगे क्या करूँगी, देखो अब मैं त्रिभुज में जाऊंगी। यहाँ पे जब मैंने ये एक रेखा खींच दी तो ये रेखा खींचने के बाद यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। एक तो मेरा ये वाला त्रिभुज बन गया है ना, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ये वाला त्रिभुज बन गया। तो मेरे पास पहले सब मैं त्रिभुज ACP में जाऊंगी, समझो त्रिभुज APC में मेरा जो रेख AP है ये किसके समांतर है, BD के, है ना। त्रिभुज APC में रेख AP समांतर रेख BD। तो समांतर है मतलब कौन से प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग, समानुपात के मूलभूत प्रमेय। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, ये AB बटे BC, AB बटे BC बराबर PD बटे DC, PD बटे DC। मान लो ये समीकरण है मेरा। इस प्रकार से इस त्रिभुज में जाएंगे। अब त्रिभुज PCR में क्या होगा, रेख DQ समांतर रेख CR, ठीक है। फिर से समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, PD बटे CD, PD बटे DC बराबर PQ बटे QR। यही होता है ना समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अगर कोई त्रिभुज है, कोई एक रेखा समांतर है, तो हम क्या करते हैं, समझो ये है A B C D E, तो मैं क्या लिखूंगी, AB बटे BC AD बटे DE, ये लिखते हैं ना। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाए तो देखो PD बराबर DC, ये भी बराबर AB बटे BC है, और PD बराबर DC, ये भी PQR बटे PQR की बराबर QR है। समीकरण 1 और 2 में दोनों में PD DC दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, समीकरण 1 2 से AB बटे BC बराबर PQ बटे QR, जो कि मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे सिद्ध करना था इस प्रमेय। समझे प्रमेय क्या बोलती है, यदि कोई तीन समांतर रेखा है, उसमें मैंने एक तीनों समांतर रेखाओं से अगर मैंने कोई एक तिर्यक रेखा खींची तो उनसे जो अंतखंड बनेंगे वो बाजू में तिर्यक से बनने वाले अंतखंडों के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा, PC खींच दिया। PC खींचने के बाद दो त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ये रेखा इसके समांतर है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया। इस त्रिभुज में ये रेखा इसके समांतर है, यहाँ भी समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया। समानुपात के मूलभूत प्रमेय से मुझे ये दोनों समीकरण मिले। समीकरण 1 और 2 दोनों समान था, इसलिए उसके बची हुई भी PD बराबर DC मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो समीकरण 1 और 2 से हमको जो सिद्ध करना था वो हमको मिल गया। इस प्रकार से आज चारों प्रमेय खत्म हो गए। तो हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले चारों प्रमेय एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है।